तो मैंने जब जॉब छोड़ी थी तभी मैंने ये प्री डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो मैंने कभी बैक मुड़ के नहीं देखा, बस थोड़ा सिस्टम से कभी कभी नाराज होता था। बट होप था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो सर मैं उस पर ही आगे गो थ्रू करता गया। तो इस बीटेक बीच में आपने भी कहाँ मैं से किया था? फिर दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके। झारखंड में। ओके। तो आपने अपने आगे के एसएससी जेई की प्रिपरेशन की जर्नी को कैसे आपको निभाना है, इस ड्यूरेशन को 80 दिन 90 दिन को कैसे बिताना है, उसके लिए कुछ सोचा है आपने? सर एट करेंट जो मेरा मतलब शेड्यूल चल रहा है और डीवी से रिलेटेड जो अभी है, मतलब रिजल्ट आने के बाद, सर नो डाउट डीवी के लिए थोड़ा सा मैंने मतलब गो थ्रू किया। बाकी चीज़ें एक दिन कल और आज देख करके मैंने देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अदर्स के डीवी भी जो हो रहे हैं, सिलेबस खत्म होने के बाद मैंने टेस्ट दिए हैं और रिवीजन। पर्सन प्रैक्टिस सबसे और ज़्यादा रिवीजन। सर, सबसे ज़्यादा रिवीजन सर। हेलो इंजीनियर्स, सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आप सभी बारी बारी से उन सभी एस्पिरेंट से मिल रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ एसएससी जेईई 2024 के एग्जामिनेशन में। और डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन का अभी आखिरी पड़ाव का रिजल्ट भी आ चुका है, यानी कि टोटल रिजल्ट जो आने थे वो सारे के सारे आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। उनमें से ही एक हैं विवेक, जो हमारे साथ हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे, अपना जो जर्नी है उसको शेयर करने के लिए उन सभी बच्चों से जो बच्चे अभी इस प्रिपरेशन फेज में हैं, जो आपको देखेंगे। उन सभी बच्चों की तरफ से कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले विवेक ये बताइए कि आपको सिलेक्शन लेके कैसा लग रहा है? सर अभी तो मतलब सर फील नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी फिलहाल। बस लग रहा है कि अभी भी प्रिपरेशन जर्नी चल ही रही है। अभी तक वो बिल्कुल। रियलाइजेशन नहीं हुआ है सर, बिल्कुल, एक्चुअल अभी जो। प्रिपरेशन जर्नी वाली फीलिंग अभी आ रही है। मतलब हाँ, जॉब का रियलाइजेशन तो तभी होगा जब जॉब फील्ड में वहाँ पे जाके आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, प्रॉपर वहाँ पे जॉब करोगे। लेकिन फिर भी एक होती है ना कि खुशी होती है, जो आप एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे थे वो एग्जामिनेशन जो है आपने अचीव कर लिया फाइनली। इनफैक्ट मे भी हो सकता है आपके मल्टीपल टारगेट्स हों। तो ये सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा स्टार्टिंग में ही, क्या ये आपके लिए फुल स्टॉप है या फिर आगे भी और भी एग्जामिनेशन आपको ट्राई करने हैं? सर अभी तो करना है सर, अभी जैसे एसएससी जेई, उसके बाद सर इंजीनियरिंग सर्विसेज भी एक बार ट्राई करना है। और सर अल्टीमेटली तो मतलब जितना टॉप तक जा सकूँ आगे भी फ्यूचर में, क्योंकि सर फुल स्टॉप तो कहीं नहीं होता हमेशा, मतलब आगे तो जाना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो विवेक। और इनफैक्ट मैं ये भी जानता हूँ कि आरआरबी में सेलेक्ट होने वाले इनफैक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट जो चाहते होंगे कि एसएससी जेई में सिलेक्शन हो, एसएससी जेई में उनको एक जॉब मिले, और डेफिनेटली वो सारे बच्चे ट्राई करने वाले हैं, इस बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं एसएससी जेई का। और आपका भी अगला जो पड़ाव है, नेक्स्ट एग्जाम होगा, वो एसएससी जेई ही होगा। अभी फिलहाल के लिए तो वही सामने दिखाई दे रहा है। खैर, एसएससी जेई की कहीं अलग से बात करेंगे, अभी फिलहाल आरआरबी जेई पे फोकस करते हैं। CBT 1, CBT 2, फाइनल मेरिट और फाइनल सिलेक्शन। अब CBT 1 में नॉन टेक्निकल था, टेक्निकल पोर्शन CBT 2 में नॉन टेक्निकल दोनों था। दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे किए, और बैलेंस करने के साथ साथ किस पे ज़्यादा फोकस था आपका, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे, या फिर नॉन टेक्निकल को आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया लेकिन फिर भी यहाँ पे आरआरबी जे क्लियर हो गया? क्या आपका वो था, पूरा का पूरा जर्नी क्या क्या रही, टेक और नॉन टेक दोनों सब्जेक्ट को लेके? सर सीबीटी वन के लिए मेनली नॉन टेक वाला पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया था। बट जब सीबीटी वन दे लिया था उसके बाद सर मैंने टेक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोशिश की है कि टेक में पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके और जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा टेस्ट दे सकूँ, क्योंकि सर इफेक्टिवली वही काम आया है सर। बिल्कुल, टेस्ट काम आए होंगे। इनफैक्ट टेस्ट से ये भी पता चलता होगा कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है, गलतियां कितनी हो रही, जी कौन सर। सा पोर्शन ज़्यादा पढ़ना है, वीक पोर्शन कौन सा है, ये सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। अच्छा, टेस्ट की बात कर ही रहे थे आप, तो मैं पूछना चाहूँगा, एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लगभग लगभग मंथ वाइज अगर देखा जाए तो मंथली बेसिस पे आप कितने टेस्ट अटेम्प्ट करते होगे? उसमें फुल लेंथ होते होंगे या फिर चैप्टर टेस्ट होते होंगे, सब्जेक्ट टेस्ट होते होंगे? तो किस टाइप के टेस्ट और कितने लगभग अप्रॉक्स एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो? सर सीबीटी टू के लिए सिर्फ अप्रोक्सीमेटली सर मैंने टेक्स्ट बुक के सारे सेट मार लिए थे।
उसके हम्म। बाद अब अड्डा 24/7 के भी जितने सारे सेट्स अवेलेबल थे मैंने उन सबको कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं सेकेंड राउंड उनको रिवीजन किया था। फिर मैं अपियर हुआ था सर, क्योंकि सर बीच में तो एग्जाम भी रीशेड्यूल्स होने लगे थे, तो मुझे और ज़्यादा टाइम मिल गया था इस चीज़ के लिए थोड़ा सा। तो ओके। टेस्ट तो सर मैंने अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 दिए होंगे फुल लेंथ। और सर बहुत पार्ट वाइज बहुत बहुत सारे दिए थे सर। मतलब हर दूसरे दिन था सर मेरा, जो गलतियां होती थी उनको नोट डाउन करके अलग से लिखता था, जैसे आपने बताया था, तो वो फॉलो करता था सर। 60 से 70 टेस्ट देना विवेक सच में बहुत बड़ी बात होती है, इसमें बहुत टाइम बहुत एफर्ट लगता है। जी और सर। नो डाउट पढ़ाई आपने उसी हिसाब से भी की है। पढ़ाई पे चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी 12th के बाद या 10th के बाद। बहुत सारे लोग 10th के बाद डिप्लोमा ऑप्ट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं यानी बीटेक करते हैं। आपने क्या किया 12th के बाद? आपने बीटेक किया आई थिंक। जी सर। सर मेरा 12th नवोदय से हुआ था, जवाहर ओके। नवोदय विद्यालय। उसके बाद सर मैंने एक साल का ड्रॉप लिया था आईआईटी जेई की तैयारी के लिए। उसके ओके। बाद फिर मैंने अपना बीटेक स्टार्ट किया 2017 में। उसके बाद सर 21 में कंप्लीशन हुआ। तो इस बीटेक बीच में आपने भी कहाँ मैं से किया था? सर दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके। झारखंड में है। ओके। तो वहाँ से आपने बीटेक किया, और बीटेक करने के बाद बीटेक पास आउट कब किया आपने? सर 21 में सर। अच्छा, 21 में आपने बीटेक पास आउट, उसके बाद फिर प्रिपरेशन में लग गए। प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने जाना एसएससी जेई, या फिर इन जेई एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है इनके बारे में अवेयरनेस हुई, या फिर आपका कोई और ड्रीम था, आप गेट की तैयारी कर रहे थे, या फिर बाद में स्विच किए? तो क्या था आपका सिनेरियो बीटेक सर करने के बाद? सर बीटेक करने के थर्ड ईयर से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट था। ओके। तो मैं उस समय जो कॉलेज में पढ़ाया जाता था, और सर उस टाइम पे जो अभी करेंटली जिस टाइप का रेवोल्यूशन आया था, जो कोविड के बाद से, तो सारी चीज़ें ऑन फिंगर टिप्स मिल गई। बट उस टाइम पे हमें प्रिपरेशन करने के लिए बुक्स पे ज़्यादा रिलाई करना होता था, और वो अलग फेज हो जाता था। तो सर उस टाइम पे मैंने सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन किया था उस टाइम पे, और एग्ज़ाम दिए थे, सारे एग्ज़ाम दिए थे सर। उस समय मैंने एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी अटेम्प्ट लिया है सर। ओके। लेकिन जब बीटेक पास आउट हो गया, तो फिर सर मैंने एसएससी जेई 2 बार दिया है अभी तक। और भी मल्टीपल सर टेक एग्जाम दिए हैं। और नॉन टेक में भी सर मैंने इस ड्यूरेशन में सर बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। सारे सीजीएल, सीएचएसएल एंड टेक के भी जितने सारे थे, एसएससी जेई, ये सारे एग्जाम सारे सर मैंने अटेम्प्ट किए। बट सब में कुछ कुछ मार्क्स से, कभी कुछ रीजन, कभी टेक्निकल रीजन हो जाता था। तो मैं 21 तक सर मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन की और एग्ज़ाम दिए। उसके बाद फिर जब 21 में मैं पास आउट हो गया था, तो एक प्रेशर हो जाता है सर कि आपको अपनी बिल्कुल। फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो मैंने फिर जॉब ऑप्ट किया 22 के मार्च से। तो फिर जॉब के साथ मैं लगा रहा, मैंने बस कंसिस्टेंसी रखी सर, कि मैंने छोड़ा नहीं। कि मैं, मुझे जो टाइम मिलता था मैं उसमें कोशिश करता था मैं उसे और ज़्यादा कर सकूं। फिर मैंने आफ्टर 2.5 ईयर सर, लास्ट ईयर मैंने अगस्त में प्रॉपर एक ब्रेक लिया। जब हम्म। मेरे 2-2 मार्क्स से सीएसआईआर और बाकी एग्जाम्स भी छूटे थे, तो फिर मुझे लगने लगा कि अब हो सकता है कि मैं ब्रेक लूँ तो हो जाएगा। तो फिर मैंने सर ब्रेक लिया। अगस्त में मैंने अपने जॉब से रिजाइन किया। प्रॉपर एक जॉब चल रहा था, मैं बिल्कुल। सीएसआईआर सिम्फर में था हम्म। एज एन टेम्प्रोरी बेसिस। तो सर मैंने वहाँ से प्रॉपर रिजाइन किया, और उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की। वो फुल्ली सर बहुत मतलब डर लगा रहता था कि होगा कि नहीं होगा, बट बिल्कुल, ये फेज भी ऐसा होता है कि अपने ऑलरेडी जॉब छोड़ के इतना बड़ा रिस्क लेके, और इनफैक्ट जब आप बीटेक भी कर चुके हो, जॉब भी कर चुके हो, जॉब छोड़ के उसके बाद पढ़ाई करके एग्जामिनेशन निकालना, और इनफैक्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने में। मैं समझ सकता हूँ कि आप जॉब के साथ भी प्रिपरेशन करके भी एग्जामिनेशन दे रहे थे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जैसा आपने बोला, सारे एग्जामिनेशन को ट्राई कर रहे थे। इस बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि जॉब छोड़ना है, पढ़ना है बिल्कुल कायदे से, तो सिस्टमेटिकली जब पढ़ना स्टार्ट किया जॉब छोड़ने के बाद, जो सारी चीज़ें दिमाग में चलती होंगी, कब होगी जॉब, कब निकलेगा वैकेंसी, कब सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें मन में आती होंगी। और गवर्नमेंट जॉब पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है। उन सब चीज़ों के बावजूद, ये सारी चीज़ें चलती होंगी, इन सब के बावजूद कितने आवर्स की डेली स्टडी आपकी हो जाती थी
ऑलमोस्ट। और इफेक्टिवली कितने घंटे पढ़ते थे? क्लासेस में पढ़ते थे आप? क्लासेस में तो रेगुलर बने रहते थे, उसके अलावा भी क्लासेस में कितना टाइम देते थे, और अपने से सेल्फ स्टडी पे कितना टाइम देते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, टेस्ट सीरीज पे कैसे टाइम मैनेज करते थे? पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता था, शॉर्ट में बताइए। सर सबसे पहले तो सर, जैसे सबसे पहले मेरा एम था सर कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। तो मैं आपके लाइव क्लासेस भी करता था। उसके हम्म। साथ सर मैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके अवेलेबल थे, मैंने प्रॉपर 2 महीने के आसपास सर प्रॉपर मुझे लगा है, जो कि मुझे लाइव जो और रिकॉर्डेड को मिलाकर से अपने सिलेबस और अपने पर्सनल नोट्स बना, मतलब जो हैंड रिटन बनाने नोट्स में। हम लोग बनाते थे क्लास में सर, हम्म। उनको बनाने में प्रॉपर 2 महीने सिर्फ क्लासेस करने में मुझे लगा। उसके ओके। उस टाइम पे सर मेरी स्टडी और अप्रोक्सीमेटली क्लासेस को लेकर 8 to 10 आवर्स थी सर। ओके। क्योंकि मुझे जल्दी करना था, क्योंकि थोड़ा उस टाइम पे था भी, प्रेशर था सर। और एग्जाम भी आ गए थे। और एग्जाम भी एट रैंडम चल ही रहे थे। तो हम्म। सर मैंने जनवरी तक में सब चीज़ कंप्लीट कर लिया था। ओके। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देता था। और मैक्सिमम टाइम सर ये सिलेबस खत्म होने के बाद मैंने टेस्ट दिए हैं, और रिवीजन। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे और ज़्यादा रिवीजन। सर, सबसे ज़्यादा रिवीजन सर। जो गलतियां हुई हैं उनको मैंने कभी इग्नोर नहीं किया। मैंने बस कोशिश की कि जितना ज़्यादा हो सके मेरे एक अलग नोट्स हों, जिसमें मेरे मुझे जो क्वेश्चंस मैंने कभी नहीं देखा या मुझे नहीं आते, वो मेरे नोट्स में होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाके मुझे कुछ नया दिखे। बिल्कुल। हर जगह से जहां से मुझे जो क्वेश्चन मिलता था, मैं उसे कोशिश करता था कि उसको अपने नोट्स में रख लूं, ताकि मैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन ना देखूं। क्योंकि बहुत सारे डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते थे जो मुझे हमेशा परेशान करते थे, और वो कब कहाँ से आते हैं सर, वो कभी समझ में भी नहीं आता था सर। तो बिल्कुल सही कह इस रहे हो। वजह और से सर। सिविल में ज्यादा ही होता है ऐसा। सिविल में तो पूछो मत, ऐसे क्वेश्चन देख के लगता है कि ये इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पूछे क्यों जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो इन सभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात आपने बताई, और ये भी मैं भी बोलता रहता हूँ हमेशा कि डेटाबेस क्वेश्चन या फिर कुछ नए डेटा या नए क्वेश्चन मिलते हैं, उनको शामिल जरूर करना है, क्योंकि वो हर टाइम आपके पास नहीं रहेंगे, वो आप भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है उसके लिए अलग से एक नोट्स बना के उसमें उन पॉइंटर्स को लिखना जो कि आपने किया, और 2 ढाई महीने में पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया, 8 से 10 घंटे पढ़ के, जो कि बहुत बड़ी बात है। डेडिकेशन चाहिए उसको लगातार पढ़ने का। और पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आपने पूरा फोकस किया टेस्ट पे। टेस्ट पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे, जिससे कि गलतियां पता चलती थी उनको रेक्टिफाई करते थे। तो इस तरीके से आपने अपने पूरे के पूरे जर्नी को कंप्लीट किया। अब जैसे आरआरबी जेई की बात कर ले, आरआरबी जेई में आपका जोन कौन सा था? सबसे पहले तो ये सवाल पूछूंगा मैं। सर पटना जोन तो सर। पटना जोन। तो पटना जोन में अभी जैसे कट ऑफ भी मैं देख रहा था कि सिविल की ठीक ठाक गई है, मतलब बहुत ज़्यादा हायर साइड में भी नहीं गई है पटना जोन की कट ऑफ, और बहुत लोअर साइड में भी नहीं गई है, मॉडरेट गई है। जो एक्सपेक्टेड था पटना जोन से, जो एक्सपेक्टेशन होती है हाँ कि पटना जोन नहीं भरेंगे फॉर्म इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है, ये बच्चों की सोच होती है, मैक्सिमम बच्चों की, जो कि ऐसा नहीं हुआ इस बार। प्रयागराज जोन वगैरह में कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई उसके कंपैरिजन में किया जाए तो। 695 आई थिंक देखा मैंने, पटना में भी कुछ पोस्ट पे 695 भी गई है, 735, ये मेरिट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन जी सर। प्रयागराज जोन में और ज़्यादा गई है। तो बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं कि मैंने इस जोन को नहीं, उस जोन को चूज़ किया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। आपके आई थिंक मैंने देखा था मार्क्स 100 नंबर थे आपके। जी सर। तो CBT 2 के, तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? या फिर आपने भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसा फील किया है कि बिल्कुल कट ऑफ के करीब पहुंच के रिजेक्ट हो गए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे? सर सर मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि मैं मतलब ये इस पे कुछ बोल सकूं, बट सर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये था कि सर पहले तो खुद डिटरमाइन होना चाहिए कि आप किस लिए फॉर्म भर रहे हो, क्या आपको चाहिए। आपका खुद का गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस जगह पे जॉब करना है। जैसे जिसके अपने, जैसे मेरा था सर कि मुझे अपने जो भी मेरा नेटिव प्लेस है, मुझे अपने स्टेट में जॉब करना है। तो इस वजह से मैंने पटना जोन डाला था। डिस्पाइट ऑफ कट ऑफ हाई जाते हैं वो मैंने पहले सुना था, बट मुझे था कि अब जॉब लेनी ही है। मुझे लास्ट मतलब, मैं सर ब्रेक लेके आया था तो मुझे लास्ट ट्राई करना था, क्योंकि मैंने लाइफ में जॉब भी किया पढ़ाई के बाद, उसके बाद मैं वापस से यहाँ आया। तो सर मुझे लास्ट ट्राई करना था, तो मैंने बस यही कोशिश की कि मुझे अपने नेटिव प्लेस पे ही जॉब चाहिए। और कट ऑफ हाई जाएगी तो सर उसके लिए मुझे मेहनत करना होगा। इसके सिवा थोड़ा सा लक, जो मैं बोलूंगा सर कि लक फेवर करता है सर।
ये जब होता है तभी किसी का भी सिलेक्शन, क्योंकि मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे सर। अल्टीमेटली मोर देन सर 50 एग्जाम्स मैंने दिए होंगे, और मैं लगातार देते आ रहा हूँ एग्जाम्स। और मैंने मैंने टीजीसी और इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर आर्मी के भी सर सिविल के जो वैकेंसीज आते हैं मैंने उनको भी दिया। बिल्कुल। मैं एसएसबी से भी 5 बार एसएसबी से बाहर हुआ हूँ सर। ओके। तो सर मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए सर, बट अल्टीमेटली लास्ट टाइम पे जब मैंने ये ब्रेक लिया तो जाके मुझे थोड़ा सा फेवर मिला लक का। तो मैं आज यहाँ पे हूँ सर। बिल्कुल यार, देखो इसको तुम लक कह रहे हो, लेकिन मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये सारी की सारी मेहनत है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लगातार मेहनत करता है उसका देखो लक कई बार साथ देता है, नहीं देता है, लेकिन मेहनत के बलबूते एग्जामिनेशन जरूर किया जाता है क्लियर। अब डेफिनेटली उन बच्चों के लिए ये सिंपैथी जरूर है जो बॉर्डर लाइन पे है कि यहाँ पे लक फैक्टर कहीं काम नहीं किया, एक क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाते तो हो जाता सिलेक्शन, ऐसा होता है डेफिनेटली। और बहुत अफसोस भी होता है उससे फिर निकल पाना, और उसके बाद फिर मेहनत करना उसी तरीके से एग्जामिनेशन के लिए बहुत टफ काम होता है। लेकिन फिर भी फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत बधाई। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपने जो एग्जामिनेशन जिस फील्ड से हो उस फील्ड में एग्जामिनेशन क्लियर किया है। मे भी हो सकता है आपके नॉन टेक के एग्जामिनेशन क्लियर हो जाते तो उसमें भी आप जाके जॉब कर रहे होते, लेकिन यहाँ आप इंजीनियर बन के जाओगे, और डेफिनेटली ये एक अलग खुशी होती है कि यार हमने सिविल इंजीनियरिंग की है, हमने फाइनल सिलेक्शन लिया है उसी फील्ड में। तो ये एक अल्टीमेट एम आपका जो था वो पूरा हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा पड़ाव ही था जो पूरा हुआ। नेक्स्ट एग्जामिनेशन एसएससी जेई का है। अब आपको डेफिनेटली यहाँ पे अभी जब तक डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब तक दिमाग में वो थोड़ी सी एक असमंजस की स्थिति रहेगी, कब होगा, कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, इस तरीके की चीज़ें आती हैं सबके दिमाग में। लेकिन क्या रखा है आपने प्रिपरेशन का शेड्यूल अभी फिलहाल, जब तक आपका डीवी की डेट नहीं आ रही है, और इनफैक्ट जब आपकी डीवी की डेट हो भी जाएगी उसके बाद भी आपके पास टाइम होगा, तो आपने अपने आगे के एसएससी जेई की प्रिपरेशन की जर्नी को कैसे आपको निभाना है, इस ड्यूरेशन को 80 दिन 90 दिन को कैसे बिताना है, उसके लिए कुछ सोचा है आपने? सर एट करेंट जो मेरा मतलब शेड्यूल चल रहा है और डीवी से रिलेटेड जो अभी है मतलब रिजल्ट आने के बाद, सर नो डाउट डीवी के लिए थोड़ा सा मैंने मतलब गो थ्रू किया बाकी चीज़ें। एक दिन कल और आज देख करके मैंने देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अदर्स के डीवी भी जो हो रहे हैं अलग अलग जोन्स के, तो उनके भी मैंने लिस्ट चेक किए। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिस्ट से भी मैंने मिला के देखा। हमारा अभी तक मेल नहीं आया है, तो मैंने उनसे मिला के देखा। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स कुछ कुछ कम थे जो मैंने आपसे भी शेयर किया सर। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने अभी कोशिश कर रहा हूँ कि वो मिल जाएं और बाकी चीज़ें सारी एक लिस्टेड हो जाए। और मेरा स्टडी सर अभी एट टाइम मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ और टेस्ट लगा रहा हूँ सर अभी। ओके। मेरा वो स्टडी वाला पार्ट बस रिवीजन में ही जा रहा है सर, पर डे। उसी दैट्स ऑल। पेस को आपने मेंटेन किया है, बहुत अच्छी बात है। जी उसी सर। पेस को मेंटेन करना सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप सभी लोग जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ये समझ लें कि एग्जामिनेशन क्लियर करना केवल और केवल कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही डिसाइड नहीं होता है, कुछ थ्योरी के नोट्स पढ़ने से डिसाइड नहीं होता है। ये आपके कंटिन्यूअस एफर्ट होते हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या एग्जामिनेशन दे रहे हो मल्टीपल एग्जामिनेशन, तो उससे सीख क्या रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं हुआ तो गलत क्वेश्चन कौन कौन से हुए, उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो अफसोस करते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ इस रीजन से, इस रीजन से, उस रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर काम करना बहुत जरूरी है। उस पर जिस दिन से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, डेफिनेटली आपकी वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी एग्जामिनेशन में। यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबको सिलेक्शन चाहिए, लेकिन उनमें से कुछ का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे रिजेक्ट होते हैं। रीजन बस एक ही है कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है उस पार जाने के लिए, यानी कि सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप लोग भी, उम्मीद करता हूं कि अपने सिलेक्शन के लिए जो भी प्रयास हैं इफेक्टिवली वो करेंगे। और यहाँ पे विवेक से मैंने बात की, विवेक से एक सवाल और पूछूंगा जो कि अक्सर बच्चे पूछते हैं। कई बच्चे विवेक घर पे रह के पढ़ते हैं, मतलब अपने फैमिली के इन्वायरमेंट में ही, घर पे माता पिता के साथ हैं, वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहीं दूर रूम लेके रहते हैं, कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं, साथ में पढ़ते भी हैं, क्लासेस भी करते हैं। अब तो ऑनलाइन क्लासेस इतनी इजीली अवेलेबल हो गई हैं कि घर में भी बैठ के वो मोबाइल डिवाइसेस पे देख लेते हैं क्लासेस, लाइब्रेरी में जाके देख लेते हैं, कहीं भी पढ़ लेते हैं। ये सारे काम जब हम करते हैं
तो बीच बीच में बहुत लगातार कंसिस्टेंट रहने के बाद कभी कभी लगता है कि यार वैकेंसी आएगी भी तो होगा कि नहीं होगा, भरोसा कभी कभी डाउन हो जाता है। आपके साथ भी होता होगा, कभी कभी डिमोटिवेशन हो जाता है, मल्टीपल एग्जामिनेशन को दे रहा हूँ नहीं हो रहा है तो मन करता है कि चलो यार स्विच करके कुछ जॉब वगैरह ट्राई करते हैं। क्या आपने जॉब छोड़ने के बाद जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया उस ड्यूरेशन में क्या आप दोबारा से ऐसा फील हुआ कि वापस से जॉब ज्वाइन करके ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके छोड़ दूं, या फिर लगे रहूं जब तक सिलेक्शन ना हो, एज भी धीरे धीरे निकलती है, तो क्या उस समय ऐसा आपको फील हुआ था कभी बीच में? सर जब मैंने जॉब छोड़ा था तो सर मैंने मतलब अपने लिए सर पढ़ाई के लिए सिर्फ मैंने 1 साल रखा था। लेकिन मुझे जैसे अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में पता था कि उनमें एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, तो मैंने इसको एक्सटेंड करके उन एग्जामिनेशंस के बेसिस पे 1.5 साल तक किया था सर। हम जब भी जॉब करते हैं और किसी और फील्ड में करते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत बुरा लगता है अंदर से कि हमने बीटेक किया, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो मैंने जब जॉब छोड़ी थी तभी मैंने ये प्री डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो मैंने कभी बैक मुड़ के नहीं देखा, बस थोड़ा सिस्टम से कभी कभी नाराज होता था, बट होप था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो सर मैं उस पे ही आगे गो थ्रू करता गया। अप्स एंड डाउन सर बहुत सारे आए। जब जब ये एग्जाम कैंसिल हुए, जैसे सर मार्च वाला एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर अप्रैल में हुआ, फिर अप्रैल कैंसिल हुआ हमारा सर, मेरा शिफ्ट 2 था, फिर वो जाकर जून में हुआ सर। तो सर इस बीच में हिम्मत तो बहुत बार टूटी, बट सर आपसे बात होती रहती थी और बाकी आपका जो सपोर्ट था, एंड उस सारी चीज़ों से मैं किसी तरह इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपने आप को संभाल कर रख पाया सर यहाँ तक। बिल्कुल सही अभी कह रहे हो। एक सपोर्ट सिस्टम जरूरी होता है, और इनफैक्ट फैमिली का भी सपोर्ट बहुत रहा होगा। सिलेक्शन के बाद फैमिली को क्रेडिट सभी लोग देते हैं, डेफिनेटली उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहिए अपने माँ बाप के लिए। सर सबसे पहले पापा के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे फादर सर, उन्होंने मुझे कभी जॉब करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोला था। उनका था तुम्हें जो करना है कर। मेरे एल्डर ब्रदर ने मुझे जॉब छोड़ने के लिए बोला था, उन्होंने ही मुझे जॉब छुड़वाई थी कि तुम्हें इस जॉब में नहीं करना चाहिए, तुम्हारा फ्यूचर कहीं और हो सकता है। और मैंने उनके कहना, मेरा डिसीजन नहीं था। उस टाइम पे मेरे ग्रैंडपा की डेथ हुई थी तो मैं बहुत टूट गया था, वो मेरे गाइड थे लाइफ के, तो मैं टूट हम्म। गया था। तो भैया ने ही मुझे सब चीजें, उन्होंने ही मेरा मेंटरशिप किया, वो मेरे एक्चुअल गार्जियन टाइप से। बिल्कुल। मॉम और मैं सर, मैंने कोई बाहर जाके पढ़ाई नहीं की, मैंने अपने घर पे रह के पढ़ाई की है सर। मेरी मॉम ऑल टाइम खाना, जो सबकी मॉम होती हैं वो सर, मेरी मॉम वो बस मेरे खाने का ध्यान रखती थी। बिल्कुल। और मेरी एक सिस्टर, वो मैंने सर एग्जामिनेशन भी दिया है, जैसे सर मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर्स भी प्रिपरेशन साथ में कर रही थी। तो सर कुछ सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर्स हो गए, तो सर मैंने उसे कभी अपने से नहीं पढ़ा सर, उसने मुझे पढ़ाया, मैंने बस सुन लिया। और दीपमणि सर के नोट्स उसने बनाए, मैंने बस उससे सुना और मैं जाके एग्जाम दे के आया। ओके। मैंने उस वो पार्ट, मेरा कंप्यूटर का पार्ट उसने मेरा कंप्लीट करवाया सर। अच्छा। सपोर्ट तो सर मेरी फैमिली का, मैं मतलब मैं सक्सेसफुल हूँ अगर आज हूँ तो ऑब्वियस बात है उनका सबसे बिल्कुल। बड़ा योगदान है सर। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये तो बहुत अच्छे से मैं भी रियलाइज़ करता हूँ, और इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट से बात होती है सबका यही कहना होता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको ये सपोर्ट नहीं मिल पाता है और सोचते हैं कि ऐसा सपोर्ट हमें मिले। जी। डेफिनेटली आप बहुत लकी भी हो कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, और जी सर। इस मुकाम तक पहुंचे हो। उसके लिए आपको, आपके पूरी फैमिली को एक बार फिर से पूरे के पूरे इंजीनियर्स अड्डा की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगा विवेक आपसे मिलके बात करके। इनफैक्ट बहुत सारी और भी बातें होंगी जो हम समय समय पर करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और बाकी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मल्टीपल एग्जामिनेशन फेलियर देखने के बाद विवेक को फाइनली यहाँ पे सफलता मिली। इनफैक्ट 50 से भी ज़्यादा एग्जामिनेशन विवेक ने दिए थे। डेफिनेटली ये अचीवमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन जितनी इसके पीछे मेहनत है वो मेहनत भी बहुत बड़ी है। और इसी तरीके से आप भविष्य में आगे भी सफल हों, यही उम्मीद है और यही कामनाएं हैं। आगे के एग्जामिनेशन, एसएससी, जेई और इंजीनियरिंग सर्विसेज जो भी आपके ड्रीम हैं वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे हों, फुलफिल हों। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।